हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्युत चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम का अध्ययन करेंगे। और ओम का नियम विद्युत चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल इससे प्रश्न रहते हैं। तो इस टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ओम का नियम क्या है और उसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे। लॉन्ग प्रश्न में प्रश्न आता है, ओम के नियम को लिखें और इसका प्रायोगिक सत्यापन करें। तो ओम का नियम क्या है इसको जाने। तो क्या किसी धातु का अगर तार है, मान लीजिए कोई धातु का तार है और इसके सिरों के बीच हम विभवांतर आरोपित करते हैं। आपको बताया गया था कि विभवांतर आरोपित करने के लिए इसको किससे जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। तो कोई अगर धातु का तार है ये और इस बैटरी से हम जोड़ दिए, यानी कि इसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिए, तो क्या विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा या धारा का मान घटेगा, या विभवांतर और धारा के मान में कोई संबंध है, इसके बारे में हमारा ओम का नियम है। तो सन 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का प्राबल्य उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर जितना ही बढ़ाएंगे धारा का मान उतना ही बढ़ेगा, विभवांतर जितना घटाएंगे धारा का मान उतना ही घटेगा। और इस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। वह शर्तें क्या है? तो चालक तार का ताप नियत रहना चाहिए, यानी कि तार का ताप न घटे न बढ़े। तो ओम का नियम क्या हो गया जी? तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का ताप नियत रहना चाहिए। यहाँ शब्द है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का हम लोग क्लियर करते हैं। अनुक्रमानुपाती है क्या? तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो शब्द आपको गणित में मिलेंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि दो अगर राशियां हैं x और y, तो अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। यह बढ़ता है तो वह भी बढ़ता है, और इसके बीच अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो। तो अगर यह घटेगा तो यह भी घटेगा, यही अनुक्रमानुपाती है। तो ओम का नियम कहता है कि अगर विभवांतर हम बढ़ाएंगे, यानी कि बैटरी की संख्या बढ़ा देंगे, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? ओम के नियम को गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? ओम के नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? तो I अनुक्रमानुपाती V, यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, या V/I बराबर एक स्थिरांक या नियतांक कुछ भी लिखा जाता है। और यह स्थिरांक जो है R से सूचित करते हैं। V/I बराबर R या V बराबर IR, जहां R क्या है जी? अतः जहां R जो है दिए गए धातु के तार का प्रतिरोध है। तो गणितीय रूप में हम ओम के नियम को इस प्रकार निरूपित करते हैं। I समानुपाती V, या V/I बराबर एक स्थिरांक, और इस स्थिरांक को हम किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। और R है क्या? तो दिए गए धातु के तार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध हम अगले टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे।
अब हम लोग ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ेंगे। तो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन के लिए चित्र के अनुसार हम परिपथ को सजाते हैं। परिपथ को सजाने के लिए हम क्या लिए हैं, आते एक्स वाई जो है एक चालक तार है जो निक्रोम का तार है, जिसकी लंबाई जो है 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर का निक्रोम का तार है। निक्रोम का तार होता क्या है, आते यह निकल, मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन का बना हुआ मिश्र धातु है। आयरन यानी लोहा का, यानी कि 4 धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है। और एमीटर है जो परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा मापने के कार्य में आता है। और वोल्टमीटर है। और ये शुष्क सेल है, बैटरी है। इसके जांच के लिए हम 4-5 बैटरी ले लेते हैं। और इसमें देखेंगे आप लोग कि एमीटर को, बैटरी को और चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब हम बारी बारी से विभवांतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है देखिए, इस पर बैटरी में दिखाया गया, एक बैटरी में दिखाया गया है। बारी बारी से 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी जोड़कर हम इसके सिरों के बीच विभवांतर को बढ़ाते हैं। और प्रत्येक स्थिति में एमीटर में धारा का मान और वोल्टमीटर में धारा विभवांतर का मान मापते हैं। हम देखते हैं कि जब एक बैटरी लगाते हैं, यानी कि 1.5 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं, यानी कि एक बैटरी यहाँ लगाते हैं, तो हमारा एमीटर का पाठ्यांक जो है 0.1 एम्पियर बताता है। और उस स्थिति में वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है 0.4 वोल्ट बताता है। 2 बैटरी लगाते हैं, 2 सेल लगाते हैं, तो 0.2 एम्पियर धारा एमीटर बताता है और वोल्टमीटर जो है 0.8 वोल्ट बताता है। और इस तरह से प्रत्येक सेल के संगत हम धारा और विभवांतर को नोट कर लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक सेल के संगत, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, उस स्थिति में हम वोल्ट बटा एम्पियर का अनुपात निकालते हैं तो 4 प्राप्त होता है। दूसरे स्थिति में भी हम वोल्ट बटा एम्पियर निकालते थे, यहाँ भी 4 भी प्राप्त होता है। यानी कि वोल्ट बटा एम्पियर है ना, प्रत्येक स्थिति में एक निश्चित अंक प्राप्त होता है, एक नियत अंक प्राप्त होता है। और धारा को x अक्ष पर और विभवांतर को y अक्ष पर लेकर हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यह सरल रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। क्या होती है? मूल बिंदु से होकर जाती है। और v/i का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यह ग्राफ जो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ओम के नियम का सत्यापन करता है। अब आइए हम लोग प्रतिरोध के बारे में जानें। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? तो प्रतिरोध जो है किसी चालक का गुण है। कोई धातु का तार हो तो उसका वह गुण है प्रतिरोध कि वह अपने आप से होकर विद्युत आवेश के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध है क्या? अगर कोई चालक तार है तो इससे होकर जो आवेश प्रवाहित होता है उसके प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है। यही अवरोध जो है प्रतिरोध है। हो गया क्लियर? तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में विरोध करता है, यानी कि रुकावट डालता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बार बार पूछता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है ना? तो SI मात्रक क्या है? ओम है। और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से निरूपित करते हैं। ओमेगा का चिन्ह है, इसको जो है इसे बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से निरूपित करते हैं। आइए देखिए, ओम के नियम से आप पढ़े थे, ओम के नियम से R बराबर हम लोग पढ़े थे V/I।
यानी कि प्रतिरोध जो है V/I के अनुपात के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है और इससे होकर धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अगर चालक के सिरों के बीच हम सिरा ए और बी के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करें, कितना वोल्ट? 1 वोल्ट, और इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो हम कहेंगे कि इस तार का प्रतिरोध जो है 1 ओम है। कितना है? 1 ओम, क्योंकि 1V/1I बराबर एक आ जाएगा 1 ओम। तो ओम के नियम से आपको क्या मिला? तो R बराबर V/I। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर चालक से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, क्योंकि R बराबर क्या होगा जी? तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर यानी कि 1 ओम। 1 ओम बराबर क्या मिला आपको? आता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। अब भिन्न भिन्न पदार्थ के चालकों का प्रतिरोध जो है भिन्न भिन्न होता है। किसी धातु के तार का प्रतिरोध अधिक होता है, किसी का कम होता है। यानी कि कोई धातु का तार विद्युत धारा के प्रवाह में ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करता है और कोई कम रुकावट उत्पन्न करता है। तो जो चालक तार या जो धातु का तार कम रुकावट उत्पन्न करता है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और जो ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। तो प्रतिरोध का मान जो है चालकों के प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसमें धातुओं में चांदी ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। यानी कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, और वहीं जो है शीशा है, एबोनाइट है या कागज है, इन पदार्थों का प्रतिरोधकता जो है बहुत अधिक होती है और इससे विद्युत की चालकता बहुत कम होती है। आइए अब हम जाने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए समझ लीजिए क्या है। तार का लंबाई जितना हम बढ़ाएं उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है, और इसलिए हम ज़्यादा दूर तक लंबे तार का प्रयोग करके हम बल्ब जलाने के लिए नहीं ले जाते हैं स्रोत से, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा क्या है? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस बात को समझना जरूरी है। अनुप्रस्थ काट है क्या? तो अगर कोई चालक तार है, मान लीजिए कि ये चालक तार है, बड़ा चौक लेते हैं, ये चालक तार है ना। तो इसका जो एरिया है वृत्ताकार एरिया, यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब हो गया तार का मोटाई बढ़ जाना, तार का मोटाई बढ़ जाना। तो अगर समान लंबाई का 2 तार लेते हैं, एक तार ये ले लिए और एक दूसरा तार ले लिए जिसकी मोटाई अधिक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया? अधिक हो गया।
तो वही कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि तार जितना ही मोटा होगा, अगर समान लंबाई का दो तार है, एक मोटा एक पतला है, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अतः कम होगा, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। अब समझ गए होंगे कि समान लंबाई के दो तार हो, एक पतला और एक मोटा हो, तो किसका प्रतिरोध कम होगा, तो मोटे तार का। ठीक है। और इसी को गणितीय रूप में लिखेंगे कि R अनुक्रमानुपाती L, यानी कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और R व्युत्क्रमानुपाती है ना, A, इसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती A, यानी कि तार का मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम होगा और तार का मोटाई घटने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर कोई चालक तार है उसको गर्म कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तीसरा है कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध जो है अचालकों से कम होता है ना, और भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम चांदी की बात करें तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसके बाद से टंगस्टन का भी प्रतिरोध जो है कम होता है, और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता जो है उसका अवयवी धातुओं से अधिक होता है। वही जो है शीशा की बात करें, शीशा, एबोनाइट, कागज, तो इसका प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है। यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिरोधों का समूहन। हेडिंग देखते ही लगता है कि क्या चीज़ है, या फिगर देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे कैसे क्या बना दिया गया है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, है ना। प्रतिरोध के परिभाषा आप पढ़े हैं और प्रतिरोधों का समूहन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समूहन माने होता है जोड़ना, कॉम्बिनेशन करना, और किसको जोड़ना है, तो प्रतिरोध को जोड़ना है। प्रतिरोध है क्या, अब यहाँ पर प्रतिरोध का क्या अर्थ निकाला जाएगा। तो आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है ना, फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उसके बाद से जो है हीटर है, चाहे इस्त्री करने वाला आयरन है, ये सब जो है प्रतिरोध है। अब आप कहेंगे ये प्रतिरोध कैसे है, तो प्रतिरोध का परिभाषा एक और मिलता है कि वे सभी युक्तियाँ, वे सभी डिवाइस जो विद्युत का खर्च करते हैं, विद्युत का खर्च करते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। तो जितने भी यंत्र हैं, चाहे हमारा चार्जर है, चाहे मोबाइल है, चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, सब विद्युत का खर्च करते हैं, तो सब प्रतिरोध हो गया। अब हमको जानना है कि हमारे घरों में जो ये सब यंत्र लगे हुए हैं उनका वायरिंग कैसा है, किस ढंग से वायरिंग उसका किया गया है, हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मिस्त्री बुलाते हैं, वायरिंग करके चला जाता है ना। अब हम ध्यान नहीं देते हैं कि वह जो है वायरिंग किस पैरेलल में किया है ना, और किस सीरीज में किया है। तो इन डिवाइस को, इन यंत्रों को, है ना, जोड़ने का जो तरीका है वह दो तरीका है। पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन, है ना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस फिगर से आपको जो है समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, आइए थोड़ा सा आसान तरीका से समझाएं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का वायरिंग है, आपके घर के वायरिंग में दो तार ऐसे साथ साथ जाते हैं, एक गर्म जिसको हम जीवित तार कहते हैं, है ना, जिससे प्लस धारा ली जाती है, यह लाल रंग का होता है, और दूसरा है ठंडा, है ना, इसको हम कहते हैं उदासीन तार, है ना, जो हरे रंग का होता है। और अपने घरों में बल्ब
जोड़ने के लिए एक तार इससे लेते हैं और एक तार इससे लेते हैं, दोनों को मिला के हम यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से दोनों तार से एक एक तार लेके हम जो है जोड़ते हैं और इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे घर में सामान्यतः पाया जाता है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, अगला बल्ब हमारा जलता है ना। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं समानांतर क्रम समूहन। और वही जो है क्या करें हम, इसको जो है इस तरह से न जोड़ के, मान लीजिए कि ये जीवित तार है, इसी तार में हम जो है यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए और फिर यहाँ बल्ब से दूसरे तार को आगे बढ़ाए, फिर यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, फिर आगे बढ़ाए, यहाँ पर टीवी लगा दिए, फिर आगे बढ़ाए, और ऐसे जो है हम प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन करेंगे और अंत में इस तार को ऐसे जोड़ दिए। तो होगा क्या, आते इसमें जितनी धारा है, पूरा धारा जो है एक बल्ब से गुजर रहा है, पूरा धारा दूसरे बल्ब से गुजर रहा है। अगर बीच में कहीं ये बल्ब फ्यूज हो गया तो घर के सभी बल्ब बुझ जाएंगे, है ना। तो प्रतिरोधों के ऐसे समूहन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन, यानी कि संपूर्ण धारा जो आपके घर में है उस बल्ब से या उस पंखे से पास करेगा, है ना। आइए और विस्तार से इसको जाने। प्रतिरोधों के समूहन का जरूरत क्या है, क्यों समूहित करते हैं। तो प्रतिरोधों को, छोटे छोटे प्रतिरोधों से एक बड़ा प्रतिरोध बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कई छोटे छोटे प्रतिरोधों से बड़ा प्रतिरोध बनाना हो तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और कई बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर एक छोटा प्रतिरोध बनाना हो तो उसको हम किस में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आपने देखा कि प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन के या जोड़ने के दो नियम हैं। पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समूहन। अब इसका परिभाषा हम क्या देंगे, श्रेणी क्रम समूहन किसे कहेंगे, है ना। तो आइए अब फिगर को देखा जाए और इससे हम लोग परिभाषा क्लियर करें। यहाँ पे देखिए 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, और ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए यहाँ बैटरी से धारा जा रही है, पहले प्रतिरोध में जा रही है, फिर पहले से निकल के दूसरे में जा रही है, फिर तीसरे में जा रही है, यानी कि संपूर्ण धारा सभी प्रतिरोधों से ऊपर जा रही है। तो ये तो श्रेणी क्रम समूहन है। परिभाषा क्या देंगे, परिभाषा इसका होगा, है ना, कि कई प्रतिरोध किसी परिपथ में इस प्रकार जुड़े हों कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया, पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो, और इस तरह से nवें प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो। तो प्रतिरोधों का ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। और वही समानांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन को समझा जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, तो कई प्रतिरोधों को एक साथ उसका पहला सिरा लेकर बैटरी के धन ध्रुव से और सभी प्रतिरोधों का अंतिम सिरा या दूसरा सिरा एक साथ लेकर बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए, तो ऐसे समूहन को हम कहेंगे समानांतर क्रम समूहन। ऐसे समूहन में अगर एक प्रतिरोध खराब हो जाता है, मान लीजिए कि कोई बल्ब है, ये फ्यूज हो गया, यहाँ से तार कट भी जाएगा तो बाकी 2 बल्ब जलते रहेंगे। लेकिन वही श्रेणी क्रम में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी पूरे घर के बल्ब बुझ जाएगा। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आपके घर में जो समूहन है, प्रतिरोध जोड़े गए हैं, वह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं कि पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। ये तो क्लियर हो गया कि हमारे घर में एक बल्ब फ्यूज होता है, बाकी जलते रहते हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारे घर में जितने भी बल्ब है, पंखा है, हीटर है, जो भी जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अब आप पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम क्लियर हो गए। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अतः प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक प्राप्त करें। अब ये प्रश्न आपका आता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए इसको हल करते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3
श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनसे होकर एक ही धारा I प्रवाहित होती है और उनके सिरों पर सिरे A, B, C तथा D पर विभव क्या है? VA, VB, VC तथा VD है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जिनके सिरों पर विभव VA, VB, VC तथा VD है। तीनों प्रतिरोधों से होकर एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए क्या मिलेगा? पहले प्रतिरोध के लिए हम ओम का नियम लगाए हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है? हाँ, तो V बराबर IR, यही नियम है। और V क्या है? तो विभवांतर है। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आते VA में से VB घटाएंगे, तब ना दोनों सिरों के बीच विभवांतर निकलेगा। ये भी इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभव ये है, VA और VB है। विभवांतर निकालना बाद क्या करेंगे? तो घटाना पड़ेगा। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि VA माइनस VB बराबर क्या मिलेगा? तो IR1 पहले प्रतिरोध के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या मिलेगा आपको? दूसरे के लिए मिल जाएगा आपको VB माइनस VC बराबर IR2 और तीसरे के लिए मिलेगा VC माइनस VD बराबर IR3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे। 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए VB माइनस है VB प्लस से कट जाएगा, VC माइनस है VC प्लस से कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? तो VA माइनस VD आपको मिलेगा VA माइनस VD बराबर IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। यहाँ I सब में है तो I कॉमन ले लेते हैं। IR1 जोड़ R2 जोड़ R3 आपका मिल गया VA माइनस VD का मान। अब हम जो है क्या करें? ये 3 प्रतिरोध जो जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, इन तीनों के बदले एक बड़ा प्रतिरोध R लगाएं। तीनों के बदले क्या लगाएं? एक बड़ा प्रतिरोध R लगाएं और इस तीनों के बदले में एक ऐसा बड़ा प्रतिरोध R लगाएं कि परिपथ से वही धारा I प्राप्त हो जो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। तो अब यदि परिपथ में सिरा A और D के बीच एक ऐसा बड़ा प्रतिरोध R प्रतिस्थापित कर दें या लगा दें कि परिपथ से वही धारा I प्राप्त हो जो तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्राप्त होती थी, तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा? हाँ, तो अब यदि परिपथ में तीनों प्रतिरोधों R1, R2 तथा
R3 के बदले एक ऐसा प्रतिरोध R प्रतिस्थापित कर दें कि परिपथ से वही धारा I प्राप्त हो, तो ओम के नियम से क्या मिलेगा आपको? ओम के नियम से आपको मिलेगा VA माइनस VD। आई प्रतिरोध क्या है? R है, धारा तो वहीं पर है I, तो VA माइनस VD बराबर हो जाएगा IR। 4 नंबर। यहाँ देखिए, इसमें धारा भी वहीं बह रही है I है, प्रतिरोध का क्या नाम है? R है। तो ओम के नियम से क्या मिलेगा? तो VA माइनस VD बराबर IR। अब 3 और 4 को बराबर कर देते हैं, है ना। तो समीकरण 3 और 4 को अगर बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ भी जो है VA माइनस VD है, यहाँ भी है VA माइनस VD। तो इधर वाला इसका LHS दोनों बराबर है, तो RHS आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात यहाँ आपको मिलेगा IR बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। यहाँ देखिए I से I कट जाएगा, R बराबर मिलेगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये आपका हो गया समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। यानी कि इस तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध R लगाया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तीनों प्रतिरोधों के बीजीय योगफल के बराबर होगा। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े, है ना, कई प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, और इस प्रक्रिया द्वारा कई छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिलाकर एक बड़े प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में या पारस्परिक क्रम में जोड़ा गया है। फिगर को देखिए आप, यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और बैटरी से एक ही धारा I बिंदु A पर पहुंचती है, सिरा A पर पहुंचती है, और यहाँ पर धारा I 3 धाराओं I1 I2 तथा I3 में बट जाती है, और तीनों प्रतिरोधों से गुजरने के बाद फिर बिंदु B पर ये सभी धाराएं मिलकर I हो जाती है। सिरा A पर विभव VA और सिरा B पर विभव VB है। आइए इसका वर्णन करते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 पारस्परिक क्रम में, पारस्परिक क्रम का है चाहे समानांतर क्रम का, एक ही चीज है, पारस्परिक क्रम में जोड़े गए हैं। सिरा A पर विभव VA तथा सिरा B पर विभव VB है। सिरा A पर धारा I 3 धाराओं I1 I2 तथा I3 में बंट जाती है। सिरे पर धारा I जो है 3 धाराओं I1 I2 तथा I3 में बढ़ जाती है, तथा सिरा B पर पुनः
तीनों धाराएं मिलकर धारा आई हो जाती है। यह स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ धारा तीन धाराओं में बढ़ जा रही है, वहां फिर मिलके आई हो जाती है। अर्थात I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3, समीकरण 1। अब ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए क्या मिलेगा? I1 बराबर VA माइनस VB बटा R1। इसी प्रकार R2 तथा R3 के लिए क्या मिलेगा हमको? I2 बराबर VA माइनस VB बटा R2, I3 बराबर VA माइनस VB बटा R3। अब इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़िए, क्या जोड़ेंगे? I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर आपको मिलेगा VA माइनस VB बटा R1, VA माइनस VB बटा R2 जोड़ VA माइनस VB बटा R3। अब ध्यान से देखिए, VA माइनस VB सब में है, तो VA माइनस VB कॉमन ले लेते हैं। तो VA माइनस VB हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए, अब यदि इन तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ऐसा प्रतिरोध R जोड़ा जाए, कि परिपथ से वही धारा I प्राप्त हो जो तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम समूहन से प्राप्त होती थी, है ना? तो अब यदि A तथा B के बीच एक ऐसा प्रतिरोध R जोड़ा जाए कि परिपथ में वही धारा I प्रवाहित हो जो तीनों प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 के पार्श्व क्रम में समूहन से प्रवाहित होती है। यानी कि R1, R2, R3 के बराबर एक बड़ा प्रतिरोध R लगाना है, तीनों को हटा के। तो ओम के नियम से क्या मिलेगा? तो ओम के नियम से आपको क्या मिलेगा? आता 1 बटा R बराबर 1 बटा R का है। ओम के नियम से धारा तो वही रहेगा I, तो I बराबर क्या मिलेगा? तब VA माइनस VD बटा R। ये हो गया आपका 3 नंबर। अब 1 नंबर देखिए, I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3 है। 2 नंबर क्या है? I1 जोड़ I2 जोड़ I3 ये है। 3 नंबर I बराबर कितना है? तो VA माइनस VD बता R। तो यहाँ I बराबर इतना है और I का मान यह आया है। I इसका मान जो है
ये आया है, तो तीनों को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो 3 से क्या मिलेगा, आता है इतना बराबर इतना मिलेगा। ध्यान से देखिए, आई का मान ये है और इसका मान जो है ये है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1, 2 तथा 3 से। अब इसको मिटा देते हैं, सीधे लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से आपको क्या मिल गया, आता है इतना VA। अच्छा एक बार लिख देते हैं, I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। तो I का मान हमारा क्या मिला है, तो VA माइनस VD बटा R। आइए I1 जोड़ I2 जोड़ I3 का मान क्या है, तो VA माइनस VD पोस्ट में है 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। अब देखिए VA माइनस VD यहाँ भी है, VA माइनस VD यहाँ भी है, ये दोनों जो है कट जाएगा। कटेगा तो क्या मिलेगा आपको, आता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1। इसको कटा देंगे हम, तो 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। ये जो है पासर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, तो पासर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम या प्रतिलोम उन सभी प्रतिरोधों के प्रतिलोमों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि पासर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का प्रतिलोम, यानी कि उल्टा, प्रतिलोम का उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो समतुल्य प्रतिरोध हमने R माना और उस R का क्या लिए हैं, प्रतिलोम लिए हैं, यानी कि व्युत्क्रम लिए हैं, और उन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। आपके घरों में जो बल्ब लगे रहते हैं वह पासर क्रम में जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक बल्ब के फ्यूज होने पर दूसरा बल्ब जलता रहता है ना, और इस तरह से हमारे घर में अंधेरा होने से बच जाता है। तो पासर क्रम के समूहन से क्या लाभ है, तो एक बल्ब फ्यूज होता है तो हमारा परिपथ जो है अन्य युक्तियों के लिए चालू रहता है और वह खराब होने से बच जाते हैं या बुझने से बच जाते हैं। तो इस तरह से हम समानांतर क्रम समूहन में, है ना, कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर एक छोटे प्रतिरोध का निर्माण करते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रतिरोधों से हम छोटे प्रतिरोध का निर्माण करते हैं और उनका समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, बल्ब की बनावट, हीटर कैसे काम करता है और अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हल करेंगे।